झारखंड सरकार के कामकाज का आप कैसे आकलन करते हैं? कई अवसर पर आप सरकार का समर्थन करते हुए दिखे हैं। समर्थन जो हम लोगों ने किया वो तो बात बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी आज के दौर में हम ये मानते हैं, ये जो दौर है ये हिंदुस्तान के किसी भी दूसरे दौर से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और ये भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी शासन करेगी वो देश को, प्रदेश को बर्बाद करने का ही काम करेगी, तबाही लाने का काम करेगी। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बाहर रख कर के कोई सरकार बने चले तो उसको हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिलेटिव सपोर्ट है, इस वजह से है। सेकंड है कि झारखंड के चुनाव की अगर हम बात करें, ये तो झारखंड के लोगों को भी मालूम है कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ झारखंड से ज़्यादातर सीटें बीजेपी को मिल गई, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आया, झारखंड के अपने मुद्दे जब सामने आए तो रघुवर दास के खिलाफ ज़बरदस्त आक्रोश था और झारखंड ने उस सरकार से छुटकारा पा लिया। तो जब छुटकारा पा लिया तो सरकार बनी, लोगों की उम्मीदों के साथ हमने निश्चित तौर पर उसका स्वागत किया। लेकिन अभी करीब करीब 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो जब सरकार की भूमिका के बारे में लोग भी सोचते हैं, हम लोग भी बिल्कुल सोचते हैं, और हम पाते हैं कि झारखंड में बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें सरकार से जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हो रही है लोगों की। जैसे सबसे बड़ा सवाल रोज़गार का, नौजवानों के नियुक्तियों का, और इसमें ज़बरदस्त लोगों में इस समय सवाल बने हुए हैं। तो वो सवाल हमारा भी है। अभी झारखंड में हम देख रहे हैं कि सरकार बदल गई, लेकिन जैसे पिछले साल रांची में जो गोली चली, जून में ना शायद, 10 जून को, तो अब ये झारखंड में बदली हुई सरकार, लेकिन अब रांची शहर में बिल्कुल उसी तरह का माहौल, जहां लोगों के ऊपर सांप्रदायिक हिंसा, उन्माद और पुलिस की इस तरह की भूमिका। तो कई सवाल पर इसमें बहुत सारी बातें हैं। निश्चित तौर पर जो केंद्र सरकार का सहयोग है, गवर्नर की भूमिका से हम सब लोग परिचित हैं। अब तो कहीं हम सुन रहे थे गवर्नर साहब जो चले गए, जाते समय कुछ क्या क्या लैपटॉप और आईपैड भी उठा के लेके चले गए। तो यहाँ सरकार के जो बनाए हुए बिल, कानून सब भी पारित नहीं हो रहे थे। तो केंद्र सरकार का सहयोग भी बड़ा सवाल है, लेकिन राज्य सरकार की अपनी जो भूमिका है, हमें निश्चित तौर पर लगता है कि उसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। और हम लोग इसीलिए विधानसभा के अंदर इस मामले में कहीं हम लोगों का ये पॉलिसी ना, बिहार में भी नहीं है कि हम सरकार को बीजेपी के खिलाफ समर्थन दे रहे हैं। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जनता अगर किसी सवाल पर नाखुश है, वहाँ हम जनता के साथ हैं। जनता की जो नाखुशी है, जनता की जो मांग है, हम सबसे पहले जनता के साथ हैं, और वो विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह हम लोग कहेंगे इस बात को। भाजपा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी बहुत तेज़ी से उभरी है। क्या यूपीए में राहुल गांधी को आप लोग साथ लेकर चलेंगे? भाजपा में तो अब देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कह रहे हैं, कुछ लोग उसमें योगी जी का नाम जोड़ रहे हैं, और बाकी पता नहीं वहाँ वैकेंसी कितने हैं नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा में वैकेंसी बंद है। अब आ गए 1 नेशन 1 पार्टी 1 लीडर, तो उसी 1 में कौन कौन रहेंगे उसकी लड़ाई है। विपक्ष में हमें लगता है कि बहुत सारी पार्टियां और बहुत सारे नेता, पहली बात तो मुझे ये अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में मल्टीपल पार्टीज़ हो, मल्टीपल पार्टी के मल्टीपल लीडर्स हो। तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ लीडर्स, ये ताकत है, ये कमज़ोरी नहीं है। जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल गांधी को जिस तरह से एक पेश करने की कोशिश की गई, लगभग एक इंडस्ट्री खुल गई कि राहुल गांधी को माने बदनाम करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए। ऐसा हिंदुस्तान में किसी भी नेता को लेकर के हमने नहीं देखा। किसी एक नेता को ध्वस्त करने के लिए, इनके बारे में एक ऐसा इमेज बनाने के लिए ऐसी कोई इंडस्ट्री चालू हो जाए। तो लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने, मान लीजिए, जो कोशिशें की, खासकर भारत जोड़ो यात्रा, तो मुझे लगा कि ये निश्चित तौर पर सराहनीय कोशिश थी।
और अभी जो उनके साथ हुआ, जिस तरह से उनके पार्लियामेंट से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, ये तो हमें लगता है कि पूरे देश को ही लग रहा है कि बहुत गलत हुआ है। आप एक मानहानि का मुकदमा उनके ऊपर आपने ठोक दिया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मानहानि का केस बनता ही नहीं है, वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट तक मामला शायद जाएगा और लीगली पता चलेगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि उस केस में जो मैक्सिमम सज़ा हो सकती है, जो आज तक हिंदुस्तान में किसी को नहीं मिली, यहाँ गोली मारो नारे दे करके हेड स्पीच, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज नहीं होता है। और ऐसे एक मामले में 2 साल की सज़ा सुना करके आनन फानन में 24 घंटे के अंदर उनके लोकसभा का मेंबरशिप ख़त्म कर देना, तो इसलिए हमें तो लगता है कि राहुल गांधी इज़ ए मच मिसअंडरस्टूड लीडर और उसके साथ साथ मच परसिक्यूटेड, कि उनको सताने की पूरी बहुत ज़बरदस्त कोशिश हो रही है। और इसीलिए आज तो राहुल गांधी हो या तमाम कांग्रेस का अन्य नेता हो, अन्य पार्टियां हो, हमें तो लगता है कि जब विपक्षी एकता की हम बात कर रहे हैं, उसमें सभी पार्टियों का, सभी नेताओं का स्वागत है। भाजपा के खिलाफ गोलबंदी कैसे कारगर हो सकता है जब बीजू जनता दल, अरविंद केजरीवाल या जगन रेड्डी जैसे लोग या पार्टी अलग चल रहे हैं विपक्ष? नहीं, अलग देखिए, अभी पहले जो चल रहे थे शायद अभी बहुत अलग चल रहे हैं, कहना ठीक नहीं होगा। हमें लगता है कि जैसे नीतीश जी की जब मुलाकात हुई कांग्रेस के नेताओं के साथ, उसके तुरंत बाद आपने देखा कि उन्होंने केजरीवाल से मिला, फिर अभी ममता बनर्जी से मुलाकात हुई, अखिलेश से मुलाकात हुई, और केजरीवाल के ऊपर भी, आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के ऊपर भी जो ईडी और सीबीआई के हमले हो रहे हैं। तो शुरू में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का जो रुख था वो बहुत एक कॉम्पिटिटर वाला रुख था, लेकिन अब धीरे धीरे कांग्रेस ने भी एक पॉलिटिकल स्टैंड लिया है। तो हमें लगता है कि इन तमाम पार्टियों के बीच में धीरे धीरे एक संवाद स्थापित हो रहा है। और बीजू जनता दल या वाईएसआरसीपी ज़रूर, ये कुछ ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनके बहुत कोई, अब वो जिसकी सरकार होगी उसके साथ रहेंगे। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिन में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना रहे, दूसरी कोई वैकल्पिक सरकार देश में आए, तो हमें लगता है कि कुछ ऐसे क्षेत्रीय दल हैं, वो आने वाले दिनों में उन दलों का भी सहयोग शायद मिलेगा, नई सरकार को भी उन दलों का सहयोग मिलेगा। आप आर्थिक विकास के वर्तमान मॉडल को नहीं मानते हैं या देश को सशक्त नहीं कर सकता? आखिर विकास का मॉडल कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? विकास का मॉडल होता तब तो मानते, विनाश का मॉडल है इसीलिए नहीं मानते, है ना। देश में जो मॉडल चल रहा है, जिसके नाम पर कहा गया है कि बहुत विकास, तो पहली बात तो विकास का पैमाना क्या है। अब कुछ वंदे भारत ट्रेन चल जाए, गंगा विलास क्रूज चल जाए और हम उसी को विकास करके हल्ला कर दे, और बेरोजगारी चरम पर पहुंच जाए, महंगाई चरम पर पहुंच जाए, तो इसको तो हम विकास नहीं मान सकते। तो इसलिए हमें लगता है कि विकास का पैमाना ये होना चाहिए, पहली बात कि हम जो सबसे गरीब हैं उनकी ज़रूरतें कहाँ तक पूरी हो रही है, जो समाज में विषमता है वो कहाँ कम हो रहा है, लोगों को जो बुनियादी अधिकार है जिसके बगैर एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल है, मिनिमम आज की जो, एक ज़माने में हम लोग कहते थे रोटी कपड़ा मकान, आज़ादी के तुरंत बाद लगता था कि रोटी कपड़ा मकान ही काफ़ी है। आज की अगर बात करेंगे तो हम वहाँ हेल्थ की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, बिजली पानी की बात करेंगे, और बिजली पानी के साथ साथ इंटरनेट भी जोड़ देंगे कि वो अगर नहीं होगा, इंटरनेट शटडाउन हो जाता है तो मुश्किल हो जाता है। तो आज जो लोगों की ज़रूरतें हैं आज के हिसाब से, तो उसमें जो बेसिक ज़रूरतें पूरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो सके, ये है विकास का पैमाना। और वो विकास जाहिर सी बात है जो हमें कहा गया है देश में कि कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों से विकास आएगा। अब तो पूरी दुनिया में सवाल खड़ा हो रहा है, ये जो अदानी का इतना बड़ा साम्राज्य बना और देखते ही देखते सब कुछ अदानी को दे दिया गया, हवाई अड्डा भी, बंदरगाह भी, सड़क भी, बिजली भी, कोयला भी, सब कुछ। अब वो तो लग रहा है कि पूरे देश के साथ बड़ा धोखा हुआ, बेचने का काम हुआ है। तो यही काम अगर क्यों नहीं सरकार कर सकती है।
तो हमें लगता है कि विकास का वैकल्पिक मॉडल उसकी मांग है चारों तरफ, और वो मॉडल उसमें उत्पादन के बारे में भी सोचना होगा। जैसे अभी आप देख लीजिए कि जोशीमठ उत्तराखंड में एक पूरा शहर, और हिंदू धर्म के हिसाब से भी देखिएगा वो धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, उसकी सभ्यता या उसके हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है। वो शहर बर्बादी के कगार पर है, वो शहर धंस रहा है नीचे। क्यों? वहाँ के बच्चे सबसे पूछ लीजिए, वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके के विकास के नाम पर जो सड़कें बनाई जा रही है, जो सुरंग खोदे जा रहे हैं, उसने बर्बाद कर दिया है। जो आपने बना लिया कि उत्तराखंड आपको टूरिज्म से मतलब है और एनर्जी से मतलब है। एनर्जी के नाम पर हम प्रोजेक्ट बिछा देंगे और टूरिज्म के नाम पर सड़कें खोल देंगे, लेकिन वो सड़कें, वो हिमालयन स्टेट है, वो उसको झेल सकता है कि नहीं झेल सकता है, इसको आपने देखा ही नहीं। तो आज तो हमें लगता है कि ये पर्यावरण भी बहुत बड़ा सवाल है कि अगर हमारे विकास का तथाकथित जो मॉडल है वो पर्यावरण का अगर पूरा नाश करता है तो वो तो हम ज़्यादा दिन तक हम झेल ही नहीं पाएंगे। उसके बाद तो सवाल विकास तो छोड़ दीजिए, अस्तित्व का सवाल हो जाएगा कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसीलिए विकास के बारे में वैकल्पिक मॉडल हमें लगता है कि वो सख्त ज़रूरत है, और पूरी दुनिया में इसके सवाल उठा है। कोविड ने इस सवाल को और बढ़ा दिया है। कोविड ने तो साबित कर दिया कि दुनिया के इतने बड़े बड़े देश, भारत में भी हम बात कर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़पते तड़पते लोग मर गए। तो कौन सा विकास हुआ जहां इतने सारे लाखों लोगों को हमें खोना पड़ा सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो आपने विकास के नाम पर अगर हेल्थ के हमने बड़े प्राइवेट अस्पताल बना दिए और लोगों के जेब में डाल दिया आयुष्मान भारत के कार्ड, तो वो आयुष्मान भारत का कार्ड और इधर अपोलो का, रेड्डी का, इसका उसका बड़ा बड़ा अस्पताल, अब इन दोनों के बीच में जो कॉमन मैन है उनके लिए एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है, एक एम्बुलेंस नहीं है, और ज़रूरत पड़ने पर एक हॉस्पिटल का बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो इस विकास से क्या हो सकता है? इसीलिए हमें लगता है कि वामपंथियों के पास सिर्फ सवाल नहीं है, सवाल भी है, सवालों के साथ साथ सवालों के जवाब भी है। और जब हम कोई सवाल उठाते हैं तो हमें लगता है कि सवाल उठाना किसी जवाब का एक तरीके से आधा जवाब उसी से तय होता है कि सही समय पर सही सवाल उठाए जाए। हमारा सवाल है, आगामी लोकसभा चुनाव में आप क्या चुनौतियां देखते हैं और इसमें प्रगतिशील ताकतों की भूमिका क्या होगी? चुनौती तो ये देखते हैं कि भाई पहली बार ठीक से चुनाव होगा कि नहीं होगा। चुनाव जैसे 2019 के चुनाव हम सबको याद है कि चुनाव से पहले क्या माहौल बन रहा था। अचानक एक पुलवामा कांड होता है जिसको लेकर सतपाल मलिक साहब अब रोज सवाल उठा रहे हैं, और पूरा चुनाव का परिदृश्य बदल गया था। अभी एक बात आई, हमारे इलेक्शन कमीशन वाले कह रहे हैं कि 33%, एक तिहाई ईवीएम का वीवीपैट मशीन वो डिफेक्टिव था। लोगों को लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है। तो इसलिए चुनाव तो किस तरह का चुनाव होगा, एक तो हमारे सामने बड़ा सवाल, सबसे पहला सवाल ये है। दूसरा है कि उस चुनाव में हम तो ज़रूर चाहेंगे कि लोग अपने मुद्दों पर वोट कर सके और एक व्यापक विपक्षी एकता का निर्माण हो। ये चुनाव जैसे 77 का जो हमने जिक्र किया था, उस समय पूरे देश में लोग जो घुटन महसूस कर रहे थे कि और कोई रास्ता नहीं था एक बड़ी एकता के सिवा। तो अभी लगता है कि देश उस कगार पर पहुंच गया है, और 9 साल मोदी जी के पूरे हो रहे हैं, 10 साल पूरे हो जाएंगे चुनाव आते आते, तो बहुत हो गया है। इससे ज़्यादा हमें लगता नहीं है कि हमें और अनुभव चाहिए। जितना चाहिए था लोगों को मिल चुका है। अब इसके आधार पर देश निष्कर्ष निकाल लें और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो जाए, और इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि व्यापक विपक्षी एकता का निर्माण हो और वोटों में कम से कम बिखराव हो, आमने सामने की लड़ाई हो और जनता जीत सके। हम इसकी कोशिश करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।